नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। वाराह मिहिर को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्राचीन भारत के ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, कला, साहित्य आदि के वे ऐसे प्रतिमान थे जो आज भुला दिए गए हैं। न्यू इलस्ट्रेटेड कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के खंड 6 में उल्लेख मिलता है कि वाराह मिहिर of the Gupta age was profound scholar of all the science and arts, from botany to astronomy and from military science to civil engineering. भारतीय इतिहास को लिखने गढ़ने वालों ने राजाओं को तो मूल्यांकन का विषय बनाया, लेकिन उस काल के विद्वानों को, उनके कार्यों को और रचनाओं को साहित्य की विवेचना के लिए छोड़ दिया। यही कारण है कि वाराह मिहिर जैसा व्यक्तित्व, जिसके विषय में माना जाता है कि दिल्ली का कुतुब मीनार वस्तुतः उनकी ही वेधशाला थी, को हम कितना कम जानते हैं। वाराह मिहिर संख्या सिद्धांत नामक एक गणित ग्रंथ के भी रचयिता हैं। वाराह मिहिर वे हैं जिन्होंने अपनी रचना पंच सिद्धांतिका में बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। वाराह मिहिर ने ही शून्य सहित ऋणात्मक संख्याओं के बीज गणितीय गुणों को परिभाषित किया है। उन्होंने वर्तमान समय में पास्कल त्रिकोण, पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध संख्याओं की खोज की है। इसका उपयोग वे द्विपद गुणांकों, बायनामियल कोफिशिएंट्स की गणना के लिए किया करते थे। अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिक आर्यभट्ट की तरह उन्होंने भी यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट के कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उनकी प्रतिपादित ज्या सारिणी को और अधिक परिशुद्ध बनाया। विश्व इतिहास के वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने धरती की उस शक्ति अर्थात गुरुत्वाकर्षण की बात की जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इस बात का श्रेय भले ही आज की पीढ़ी किसी न्यूटन को देती हो, वाराह मिहिर का प्रकाशिकी में भी योगदान है। उन्होंने कहा है कि परावर्तन अथवा रिफ्लेक्शन कणों के प्रति प्रकीर्णन अथवा बैक स्कैटरिंग से होता है। उन्होंने अपवर्तन अथवा रिफ्रैक्शन की भी व्याख्या की है। इस सभी के साथ साथ उनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता बृहत जात ने उन्हें फलित ज्योतिष में वही स्थान दिलाया है जो कि राजनीति दर्शन में कौटिल्य का और व्याकरण में पाणिनि का है। वाराह मिहिर की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर कुछ कार्यक्रम मेरे चैनल पर पहले भी प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ बिंदुओं पर मैं आगे भी बात करता रहूंगा। आज उनका जीवन परिचय, उनसे जुड़ी रोचक घटनाओं, विवरणों, यहां तक कि लोक श्रुतियों पर भी हम चर्चा करेंगे। जन्म समय और जन्म स्थान को लेकर अनेक विवाद है, तथापि हम वाराह मिहिर के बृहत जात के उपसंहाराध्याय से संदर्भ ग्रहण करें तो अपने ही विषय में वे लिखते हैं, आदित्य दास तनयस्तद वा प्रबोध कापित्थ के सवित्र लब्ध नर प्रसादः आवंतिको मुनिर मतान्य वलोक्य सम्यक घोराम वाराह मिहिराम रुचिरांचकार। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि वाराह मिहिर ब्राह्मण थे। उनका जन्म अवंती के पास कपित्थ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आदित्य दास था। अपने पिता से ही आरंभिक ज्ञान प्राप्त कर वे ज्योतिष विषय के ज्ञाता बने थे। इस श्लोक को तथ्यों के साथ विस्तार देने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महाकाल की नगरी उज्जैनी के दक्षिण पश्चिम की ओर कापित्थ नामक एक गांव था जिसे वाराह मिहिर की जन्मभूमि माना जाता है।
रोचक अतीत है जिसमें तथ्य भी है, कथा भी है, जिसमें इतिहास और लोकश्रुति दोनों का समागम है। अतः सार सार को ध्यानपूर्वक ग्रहण करना उचित है। कपित्थ गांव में विद्वान आदित्य दास की बहुत प्रतिष्ठा थी। उन्हें तथा पत्नी सत्यवती अथवा इंदुमती को केवल एक ही दुख था कि कोई संतान उन्हें नहीं है। दोनों ने गहन सूर्य उपासना की, जिनके प्रताप से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह बालक चूंकि भगवान सूर्य का वरदान था, अतः उनका ही पर्यायवाची नाम मिहिर इसे दिया गया। मिहिर एक मेधावी बालक था। पिता ने ज्ञान की इसकी पिपासा को देखते हुए स्वयं उसके गुरु की भूमिका निर्वहित की। मिहिर की शिक्षा के प्रति लगन को जानने के लिए उनकी यह प्रेम कथा प्रेरक है। इस घटनाक्रम में रोचकता है और लोकश्रुति से प्राप्त होने के कारण कदाचित कुछ अत्युक्तियां भी हैं, तथापि विवरणों से इतिहास के बिंदु निकाले जा सकते हैं। घटनाक्रम कहता है कि युवक मिहिर ज्योतिष विद्या के भारतीय ज्ञानबोध में निष्णात हो गए थे। वे देश दुनिया में इस संबंध में क्या शोध हो रहे हैं उसे भी जानना चाहते थे। उस दौर में यूनान पृथक स्कूल ऑफ थॉट्स का प्रतिनिधित्व करता था। युवक मिहिर यूनान जाकर अध्ययन करना चाहते थे, जिसकी प्रसन्नतापूर्वक व्यवस्था समर्थ पिता ने करवा दी। यूनान अपने ज्ञान को सिमटाए रखना चाहता था। यह देश ऐसे लोगों में अपने ज्योतिष संबंधी ज्ञान को बांटना नहीं चाहता था जिनके माध्यम से वह बाहर चला जाए। धुन के पक्के मिहिर किसी तरह यूनान के उस शहर पहुंचे जहां ज्योतिष के शिक्षण संस्थान थे। लंबी यात्रा, असह्य धूप और प्यास से बेसुध वे शहर में भटकते हुए किसी घर के आगे बेहोश होकर गिर पड़े। एक वृद्धा ने मूर्छित युवक को देखा तो मुख पर पानी डालकर उसे होश में लाया। युवक के अच्छे व्यवहार से वह प्रभावित हुई और उसे आश्रय दे दिया। बुढ़िया अपनी पुत्री, जिसका नाम खनना था, के साथ अकेली रहती थी। मिहिर इस परिवार के लिए सहायक सिद्ध हुए। युवती खनना की रुचि संस्कृत अध्ययन में थी, जिसकी पूर्ति मिहिर के कारण होने लगी। इस यूनानी परिवार के प्रयासों से मिहिर को वहां के ज्योतिष विद्यालय में प्रवेश भी मिल गया। खनना के सौंदर्य से ही नहीं, अपितु विद्वत्ता से मिहिर अत्यधिक प्रभावित हुए थे। खनना और मिहिर के मध्य प्रेम आकार लेने लगा। शिक्षा पूरी हुई और यूनान में भी 5 वर्षों तक अध्ययन करने के दौरान मिहिर ने अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। भारतीय और यूनानी ज्योतिष का सम्मिलित बोध हो जाने के कारण अब मिहिर के पास व्यापकता थी। शिक्षा पूरी होने के बाद वे भारत लौट जाना चाहते थे, लेकिन 2 समस्याएं थी। पहली थी खनना, जिससे वे विवाह करना चाहते थे, और दूसरी यूनान की वह नीति जिसके कारण वे अपने देश के ज्ञान को बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। खनना तो मिहिर की हो ही जाना चाहती थी, लेकिन वृद्धा मां के सामने समस्या थी, क्योंकि इस तरह 2 धर्मों, 2 संस्कृतियों के मध्य समागम होना था। बहुत सोच विचार के बाद यह आपसी सहमति बनी कि मिहिर और खनना बहुत ही चुपचाप तरीके से यूनान छोड़कर भारतवर्ष की ओर निकल जाएंगे। न जाने कैसे यूनानियों को इस बात की खबर लग गई और वे मिहिर और खनना के पीछे पड़ गए। इस घटनाक्रम के जितने भी स्रोत उपलब्ध हैं, वे बताते हैं कि इस प्रेमी जोड़े की यूनानियों द्वारा खोज और मिहिर का प्रतिकार, छिपना और भागना सब कुछ ज्योतिष की गणनाओं के अनुरूप चल रहा था। यूनानी अपनी गणनाओं के आधार पर इस प्रेमी युगल की तलाश करते और मिहिर अपने उसी ज्ञान से बचने के रास्ते निकालते। ऐसा लग रहा था मानो कोई तिलिस्म हो जिससे पार पाने के बाद ही जीत है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वाली स्थिति हो गई थी। ऐसे में मिहिर ने युक्ति निकाली।
मार्ग में एक खंडहर नुमा मकान था जिसमें यह प्रेमी युगल आकर छिप गया। अब यूनानियों को कोई ऐसा संदेश देना था जिससे उन्हें बोध हो कि मिहिर की मृत्यु हो गई है। उन्हें ज्ञात था कि ऐसा करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है, क्योंकि वे चारों ओर से घिर चुके थे। मिहिर की नजर एक आटा पीसने की चक्की पर पड़ी। उन्होंने चक्की पर चढ़कर जहां आटा पिस पिस कर गोल घेरे में घिरता है उसमें लबालब पानी भर दिया और स्वयं पाट के ऊपर खड़े हो गए। एक पैर चक्की की मूठ पर रख दिया। उन्होंने दोनों हाथों से पास की दीवार के सहारे उगे हुए वृक्ष की शाखों को पकड़ लिया। यूनानियों ने अपनी गणनाओं के आधार पर इस अवस्थिति को यह समझा कि मिहिर इस समय किसी जल स्रोत में भंवर के मध्य घिरे अकेले हैं। वे बचने के लिए किसी वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रश्न फल से उन्होंने अंदाज लगाया कि मिहिर किसी टापू में उतर गए हैं जहां से जीवित वापस आना संभव नहीं है। यह मानकर यूनानी वापस लौट गए। इस कवायद में मिहिर सफल तो हो गए, लेकिन एक हृदय विदारक घटना घट गई। खंडहर में जिस कोने में खनना छिपी बैठी थी वहां उसे जहरीले सर्प ने डस लिया। तत्क्षण ही उसकी मृत्यु हो गई थी। मिहिर जब यूनानियों के पीछा करने वाली समस्या से युक्तिपूर्वक मुक्त होकर खनना के पास पहुंचे तो विचलित हो गए। उनका प्रेम मिट चुका था। बहुत ही भारी मन से मिहिर भारत लौट आए, किंतु खनना की स्मृतियां सर्वदा उनकी साथी बनी रही। शिक्षा ने उन्हें इतना योग्य बना दिया था, विशेष रूप से उनकी ज्योतिषीय गणनाएं इतनी अधिक सटीक हुआ करती थीं कि देखते ही देखते उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोक श्रुति है कि पिता की तरह उन्होंने भी अपने आराध्य देव सूर्य की गहन उपासना की। उनकी कृपा से वे ज्योतिष के तीनों स्कंधों अर्थात सिद्धांत, संहिता और होरा में निष्णात हो गए थे। उस युग में विद्वान को राजा के पास निश्चय ही आश्रय प्राप्त हुआ करता था। इस पर यदि शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो तो बात ही क्या। गुप्त साम्राज्य की शासन श्रृंखला में मणि की तरह चमकने वाले सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय पर मैंने एक विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जिसे मेरे चैनल पर देखा जा सकता है। वाराह मिहिर सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। यत्र तत्र बिखरे कुछ संदर्भ, जिसमें बी सूर्य नारायण राव की लाइफ ऑफ वाराह मिहिर स्मृति ग्रंथ, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी आदि प्रमुख हैं के आधार पर उन विवरणों को देखते हैं कि कैसे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और इस महान ज्योतिषाचार्य की प्रथम भेंट हुई थी। कहते हैं कि एक दिवस सम्राट अपने सौतेले भाई और राज्य के मंत्री भट्ट के साथ कपित्थ गांव किसी राजकीय दौरे पर पहुंचे थे। भेष बदलकर राज्य के हालात जानना एक दौर में राजतंत्र की परिपाटी थी। जनता की राय जानने का राजाओं का यह तरीका था। कपित्थ के विद्वान मिहिर की ख्याति उन तक पहुंची तो सम्राट और मंत्री ने मिलना सुनिश्चित किया। दोनों ने ज्योतिष विज्ञान के विद्वान मिहिर के समक्ष पहचान छुपा कर रखी तथा सम्राट विक्रमादित्य ने अपना परिचय व्यापारी के रूप में और मंत्री का मुंशी के रूप में दिया। मिहिर ने कतिपय गणनाएं की और फिर अभिवादन करते हुए कहा, सम्राट, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यह उत्तर सुनकर विक्रमादित्य और भट्ट आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने मिहिर का सत्कार किया और अपने साथ न केवल राजमहल ही ले आए अपितु राज पंडित का पद भी दिया। बड़ा प्रश्न यह है कि विद्वान ज्योतिषी मिहिर का नाम वाराह मिहिर कैसे पड़ा। इस संबंध में एक रुचिकर वर्णन मिलता है। कहते हैं सम्राट की पटरानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य के अनेक विद्वान ज्योतिषी, जिसमें वर रुचि आदि भी सम्मिलित हैं, सभी ने फलादेश बताए। अधिकांश का मत था कि राजकुमार की आयु केवल 18 वर्ष है। वाराह मिहिर की गणना अधिक स्पष्ट थी, जिसमें वे तिथि और समय तो बताते ही हैं, साथ ही कहते हैं कि किसी वाराह अथवा जंगली सुअर के आघात से राजकुमार की मृत्यु होगी, जो कि अटल है।
सम्राट तो सम्राट हैं, उन्हें पुत्र की रक्षा के सभी प्रयास करने ही थे। एक ऐसा ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहा था जिसकी सभी बातें अब तक सही सिद्ध हुई थीं। अतः सम्राट ने बहुत ऊंचा प्रासाद बनवाया जिसमें कि 7 मंजिलें थीं। राजकुमार को कड़ी सुरक्षा में ऐसे स्थान पर रखा गया जो वन्य क्षेत्र नहीं था। किसी भी तरह कहीं से भी वाराह अथवा वन्य शूकर के आने जाने की संभावना ही नहीं थी। समय बीतने लगा और राजकुमार 18 वर्ष के हो गए। मिहिर द्वारा बताई गई मृत्यु का समय नजदीक आ गया। जंगली सुअर किस प्रकार 7 मंजिल ऊंचे प्रासाद में घुस सकेगा जिसके चारों ओर कड़ा पहरा है? सम्राट सहित सभी ने मान लिया था कि मिहिर की भविष्यवाणी असत्य सिद्ध होने वाली है। नियत समय बीत जाने पर सम्राट विक्रमादित्य स्वयं मिहिर तथा अन्य मंत्री राजकुमार को देखने के लिए राजप्रासाद में गए। 7वीं मंजिल पहुंचने तक कोई अशुभ सूचना नहीं मिली। जैसे ही सभी 7वीं मंजिल के ऊपर वाले चबूतरे पर पहुंचने ही वाले थे, मिहिर ने बड़े साहस के साथ कहा कि इस मंजिल के ऊपर वाले चबूतरे पर राजकुमार खून से लथपथ पड़े हुए हैं, मृत्यु हो गई है। सचमुच राजकुमार मृत अवस्था में पाए गए। खोज करने पर पता चला कि राजकुमार मन की बेचैनी को शांत करने के लिए टहलने के उद्देश्य से चबूतरे पर गए थे। वहां पर गुप्त साम्राज्य का ध्वज लहरा रहा था। ध्वज में राज्य चिन्ह वराह अथवा जंगली सुअर की एक मजबूत धातु की मूर्ति स्थापित थी। राजकुमार उस मूर्ति के नीचे बने हुए चबूतरे पर जैसे ही आकर खड़े हुए, अचानक वराह की वह धातु प्रतिमा उनके ऊपर ही गिर पड़ी और मृत्यु हो गई। यह शोक की घड़ी थी, तथापि ऐसी सटीक भविष्यवाणी के लिए सम्राट विक्रमादित्य ने उस दिन से मिहिर के नाम के पूर्व अपने राज्य चिन्ह वराह का नाम और जोड़ दिया। यह सम्मान था, उपाधि थी और इसी के बाद से मिहिर की वाराह मिहिर के नाम से प्रसिद्धि हो गई थी। सम्राट विक्रमादित्य ने आचार्य वराह मिहिर के पुत्र पृथुयश को इंदौर परिक्षेत्र का राजा नियुक्त कर दिया था। पृथुयश से आरंभ कर इंदौर पर इस वंश का शासन मराठा आधिपत्य से पूर्व तक दीर्घ अवधि तक बना रहा था। पुत्र की अल्प वयस्कता की अवधि में आचार्य वराह मिहिर ने इंदौर राज्य का भार उज्जैन के दक्ष मंत्रियों के माध्यम से संचालित करवाया था। शासित क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय से उन्होंने अवंती में आदित्य दास नाम के विद्यालय की स्थापना की। इस विशाल शिक्षण संस्थान में प्रतिवर्ष 10,000 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी। सोचकर देखिए कि भारतवर्ष में शिक्षा का कितना बड़ा यह केंद्र रहा होगा, जिसके विषय में चर्चा करना भी इतिहास की पुस्तकों ने आवश्यक नहीं समझा। वह विद्वान जिसने पंच सिद्धांतिका, बृहद जातकम, लघु जातक, बृहद संहिता, योग यात्रा, कौतूहल मंजरी, दैवज्ञ वल्लभ, लग्न वाराही आदि अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं से भारतीय वांग्मय को समृद्ध किया है, उसे हम कितना जानते हैं और क्यों नहीं जानते हैं? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।